हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो हमारा रहने वाला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास +1 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3। ओके, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। ओके, तो आज हम इस प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आपका ये लेक्चर रहने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखो, कोई भी अपने पास एक बिजनेस होता है, ठीक है ना, कोई भी बिजनेस अपने पास, और आपको पता है बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। और प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस के अंदर क्या करी जाती है? ट्रांजैक्शंस करी जाती हैं, ठीक है ना। और वो ट्रांजैक्शंस क्या होनी चाहिए? आपकी राइट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, सही ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। यू नो इट वेरी वेल, ठीक है ना। तो ऐसी ट्रांजैक्शन ही आपने बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उन ट्रांजैक्शंस को क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। अब एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि बिजनेस के अंदर यदि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो प्रॉफिट के लिए ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। तो वो ट्रांजैक्शन राइट कब मानी जाएंगी, वो सही कब मानी जाएंगी, वो विदाउट एनी फ्रॉड है, ऐसा कब पता चलेगा आपको? कैसे पता चलेगा? हाउ टू फाइंड आउट? तो ध्यान रखना है, वो आपको तब पता चलेगा जब आपके पास उस ट्रांजैक्शन का एक प्रॉपर एविडेंस है। If you have the evidence of that particular transaction, then you will record in the books of accounts. Okay? Every transaction, if you have the evidence of that particular transaction, you will record in the books of accounts. Otherwise not. ध्यान रखना आपने, ये कौन कहता है? ये वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर होती है, अगर आपके पास उस ट्रांजैक्शन का एविडेंस है प्रॉपर, तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। तो इसका मतलब यह है कि एविडेंस है तो रिकॉर्ड करना है, मींस टू से एविडेंस देन रिकॉर्ड। बात समझ में आ गई? नो एविडेंस नो रिकॉर्ड, नो एविडेंस नो रिकॉर्ड। बात समझ में आई ना आपको यहां पे? तो ये प्रिंसिपल का बेसिक फंडा यही है कि अगर आपके पास एविडेंस है तो आप रिकॉर्ड करिए, अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो नो रिकॉर्डिंग विल बी देयर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट देखिएगा, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक सा पॉइंट था कि अगर आपके पास क्या है? एविडेंस है तो ही आप रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, अब यहां पे इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। वेरीफाई करना, चेक करना। अब वेरीफाई किसको वेरीफाई करना है? वेरीफाई करना है आपने ट्रांजैक्शन को। वेरीफाई किसको करना है? ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है, ठीक है ना। और ट्रांजैक्शन भी आपकी कौन सी? जो बिजनेस के अंदर करी गई है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसको आपने वेरीफाई करना है, ठीक है ना। और वेरीफाई कौन करेगा? वेरीफाई जो करने वाला पर्सन है वो कौन करेगा? वो करेगा ऑडिटर। कौन करेगा? ऑडिटर। ऑडिटर क्या करता है? जितने भी अपने अकाउंट्स होते हैं, जितने भी आपने अकाउंट्स तैयार करे हैं, उन अकाउंट्स को क्या करता है? वो ऑडिट करता है। क्या करता है? उनको ऑडिट करता है। और ऑडिट करते समय ऑडिटर जो है वो प्रत्येक ट्रांजैक्शन की
प्रत्येक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना चाहता है, प्रत्येक ट्रांजैक्शन को वो क्या करना चाहता है, वेरीफाई करना चाहता है, ठीक है ना। और वेरीफाई किससे करेगा, वो सोर्स डॉक्यूमेंट से करेगा। किससे करेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट से, सोर्स डॉक्यूमेंट। और जो अपने सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट में अपने पास आता है जैसे कैश मेमो, ये अपना सोर्स डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। अपने पास कोई बिल है, ये अपना सोर्स डॉक्यूमेंट है। अपने पास पे इन स्लिप है, अगर आप बैंक में कोई पैसा जमा करवाते हो, पे इन स्लिप है, ठीक है ना, तो ये भी अपना क्या है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। कोई भी डेबिट नोट है, अगर आपने रिटर्न्स वगैरह करी है तो डेबिट नोट है, या फिर क्रेडिट नोट है, ठीक है ना, क्रेडिट नोट है। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, दीज आर द सोर्स डॉक्यूमेंट। तो जब भी ऑडिटर जो है वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना चाहता है तो वो डिमांड करेगा कि आपके पास ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास ट्रांजैक्शंस का एविडेंस है, क्या है आपके पास, एविडेंस है, ध्यान रखना है, एविडेंस, तो इट मींस आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ट्रांजैक्शन का कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो आप उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, आपके पास पे इन स्लिप होनी चाहिए, आपके पास बिल होना चाहिए, कैश मेमो होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, क्रेडिट नोट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज जरूरी है, ठीक है ना। तो ये होता है अपना वेरीफाइएबल। और उसके बाद एक वर्ड और आपका यहां पे लिखा हुआ है, वो कौन सा है, ध्यान दें, वो है आपके पास ऑब्जेक्टिव। क्या है आपके पास, ऑब्जेक्टिव। तो वेरीफाई का मतलब समझ में आ गया, वेरीफाइएबल, ट्रांजैक्शन आपकी वेरीफाइएबल होनी चाहिए, उसको वेरीफाई किया जा सके, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो इफ यू हैव द प्रूफ एंड एविडेंस देन योर ट्रांजैक्शन इज वेरीफाइएबल, ठीक है ना, अदरवाइज नॉट। You will not record in the books of accounts if you don't have any evidence of that particular transaction. Clear? ऑब्जेक्टिव का मतलब यहां पे क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब यहां पे ऑब्जेक्टिविटी आप कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस के अंदर, देखो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो क्या होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, पर्सनल बायस, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। पर्सनली किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड वहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, मान लिया आप एक शॉपकीपर हैं, ठीक है ना, आप एक शॉपकीपर हैं और बुक मान लेते हैं आप, बुक्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं। तो एक तो है, मान लिया 500 रुपए की बुक है, एक कस्टमर को आप ए को 500 रुपए में सेल कर रहे हो, और बी कस्टमर है, मान लिया आपका ब्रदर है, आप उसको 300 रुपए में दे रहे हो, ठीक है ना। तो कम में दे रहे हो आप, ठीक है, यहां पे आप 500 में, यहां पे 300 में दे रहे हो, ठीक है ना। तो आप 300 में दे रहे हो ना, ठीक है, आप 300 पे रिकॉर्ड कर रहे हो और यहां पे 500 पे रिकॉर्ड कर रहे हो। तो जब ऑडिटर आपके खातों को चेक करेगा ना, जब ऑडिटर जो है आपके खातों को चेक करेगा तो वो आपको पकड़ लेगा वहां पे, भैया ये बुक, सेम बुक जो है आप 500 रुपए में दे रहे हो, यहाँ पे 500 में रिकॉर्ड कर रखी है आपने, यहाँ पे 300 रुपए में रिकॉर्ड कर रखी है, ऐसा क्यों। तो देखो 200 रुपए का फर्क पड़ गया ना। तो ये क्या है, पर्सनल बायस है। तो इस तरह की जो है पर्सनल बायस जो है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब उसका भाई था तो पर्सनली रिलेशन उसको मिल गया तो 300 रुपए में दे दी उसको, क्यों भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो अगर हाँ आपके पास, देखो रिकॉर्डिंग तो आपने 300 में कर रखी है, बुक सेम है, ऑडिटर पकड़ लेगा कि सेम बुक आपने यहाँ पे तो 500 रुपए में सेल कर रखी है, यहाँ पे 300 में सेल करके, व्हाट इज द रीजन। तो आपके पास कोई इसका एविडेंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका तो आप एविडेंस दे दोगे 500 रुपए में बेचिए, इसको 300 में, सेम बुक वही सेम 300 रुपए में सेल कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे पर्सनल बायस है, ठीक है ना। तो पर्सनल बायस जो है वो यहां पे नहीं होनी चाहिए जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है, और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन आपकी, बिजनेस ट्रांजैक्शन आपकी जो है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होनी चाहिए। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पे समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, चलिए।
अब मान लेते हैं 10,000 रुपीज का आपने गुड्स परचेज किया, ठीक है ना, कि गुड्स परचेज्ड ऑफ रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, ठीक है। तो आपके पास उसका है ना बिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल होना चाहिए। अगर आपके पास बिल है तो तभी उसको जो है परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। कि कहां पे? परचेज बुक के अंदर जो है उसको क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आपके पास उसका बिल नहीं है तो परचेज बुक के अंदर नोट रिकॉर्ड, ठीक है, परचेज बुक में नोट रिकॉर्ड। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिक पॉइंट आपको यहां पे समझ में आ जाना चाहिए कि इसका बेसिक फंडा यही है कि अगर आपके पास कोई वाउचर नहीं है, कोई भी वाउचर नहीं है, तो वाउचर के बिना आपने कोई भी एंट्री जो है नहीं करनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। बिना वाउचर, बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ के आपने किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं करनी, ठीक है। ओके, चलिए अब यहां पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये जो वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल है इसका फायदा क्या है? वाई? ये प्रिंसिपल क्यों बनाया गया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? वाई? रीजन क्या है इसके पीछे? तो बेटा इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर आप वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हो अपने बिजनेस के अंदर, तो इससे है ना ऑब्जेक्टिविटी आती है। क्या आती है इससे? ऑब्जेक्टिविटी आती है। ऑब्जेक्टिविटी आती है बिजनेस के अंदर, निरपेक्षता आती है। निरपेक्षता का मतलब होता है भाई किसी प्रकार की कोई पर्सनल बायस नहीं होती, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जो अपने बिजनेस के अंदर है ना किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होता, नो फ्रॉड, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होता। अगर कोई बंदा फ्रॉड करेगा तो फंस जाएगा, ऑडिटर उसको चेक कर लेगा, ठीक है ना, जो भी ऑडिट करेगा अकाउंट्स को, ठीक है ना। तो यहां पे किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होता। तीसरे नंबर पे क्या होगा कि जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी, जो अपनी अकाउंटिंग होगी ना, जो अपनी अकाउंटिंग होगी वो क्या होगी? रिलायबल होगी। रिलायबल मतलब उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है ना, सभी लोग उसके ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। यह बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट और आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो तो यहां पे उस बिजनेस के अंदर जहां पे इसको फॉलो किया जा रहा है तो उनके अकाउंट्स की जो ऑडिट है वो पॉसिबल हो पाती है। ऑडिट इज पॉसिबल, ठीक है ना। अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, किसी के पास एविडेंस ही नहीं है, तो उसकी ऑडिट कैसे होएगी? नहीं हो पाएगी। खाते ही वो जो है रिलायबल नहीं रहेंगे, कोई उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, तो ऑडिटर भी कैसे चेक करेगा फिर उसको, ठीक है ना, वो तो फ्रॉड से भरा मिलेगा आपको फिर, ठीक है। तो इसलिए ये इनके फायदे आपके यहां पे रहेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी रिलायबल रहेंगी, कोई फ्रॉड यहां पे नहीं होगा, ऑब्जेक्टिविटी वहां पे आएगी, और जो उसकी ऑडिट है वो क्या हो पाएगी? पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है ना। और जो अपने पास, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि हर एक ट्रांजैक्शन का आपके पास कैश मेमो होना चाहिए, बिल होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है ना, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है कि एक तो अपने पास होता है वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, और दूसरा अपने पास होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। इन दोनों के अंदर है ना रिलेशन क्या है? आप इन दोनों को क्या कह सकते हो? आप इन दोनों को ट्विंस कह सकते हो, ट्विंस, ब्रदर, दो जुड़वा भाई बोल सकते हो आप इनको, ट्विंस ब्रदर्स, ठीक है ना, ट्विंस ब्रदर। ओके, क्यों कहते हैं इनको ट्विंस ब्रदर? ध्यान दें कि जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट
प्रिंसिपल ये कहता है कि आप किसी भी एसेट को परचेज करते हो तो आप उसको उसकी कॉस्ट के ऊपर शो करोगे, जितनी भी उसकी कॉस्ट होगी उसके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो करोगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने उसको क्या करना है, शो करना है। लेकिन जो वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं कि जिस कॉस्ट के ऊपर आप उसको शो कर रहे हो ना, उसका एविडेंस होना चाहिए आपके पास। एविडेंस मस्ट। आई बात समझ में? एविडेंस जो है वो सबसे जरूरी है। आप बिना एविडेंस के 50 लाख रुपीस की किसी भी एसेट को बिना एविडेंस के 1 रुपए पर भी शो नहीं कर सकते। 1 रुपए भर पर भी शो नहीं कर सकते। ध्यान रखना, अगर आप 50 लाख रुपए की आपकी एसेट है, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है उस चीज का, आपके पास एविडेंस नहीं है, तो आप उसको 1 रुपए पे भी शो नहीं कर सकते। ध्यान रखना आपने, ठीक है? तो ये एक मेन जो है रिलेशन आपके अंदर यहां पे रहेगा, ठीक है? लेकिन हां, कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल के। वो एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एस्टीमेट लगाना पड़ता है, ठीक है ना? कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजों का क्या लगाना पड़ता है, एस्टीमेट लगाना पड़ता है। एस्टीमेट लगाना पड़ता है, लेकिन वो जो आप एस्टीमेट लगाते हो उसके पीछे भी कोई ना कोई क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, ठीक है ना? लॉजिकली आप जो है एस्टीमेट लगा सकते हो, ठीक है ना? बहुत जगह पे आप जो है एस्टीमेट लगाते हो। जैसे मान लिया आप डेप्रीशिएशन चार्ज करते हो एसेट के ऊपर, डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन में, ठीक है ना, आप ये मान के चलते हो कि जो एसेट्स है ना वो 10 ईयर्स तक चलेगी या फिर 12 ईयर्स तक चलेगी। अब वो 10 ईयर चले, 12 ईयर चले, हो सकता है 8 साल ही चले, ठीक है ना? तो ये क्या है, ये एक एस्टीमेट है, ठीक है ना? तो यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ये आप कह सकते हैं कि वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल का ये क्या है, एक प्रकार से एक्सेप्शन के अंदर आप इसको ले सकते हो, ठीक है ना? तो ये यहां पे क्या होता है, एक एस्टीमेट होता है भाई, 10 साल चलेगी, 12 साल चलेगी, तो ये एस्टीमेट के ऊपर डिपेंड करती है, एस्टीमेट्स, ठीक है? इसके पीछे भी अपना एक लॉजिक होना चाहिए फिर, ठीक है ना? अब जैसे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अपने पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है ना? तो उनका भी क्या करते हैं अपन, एस्टीमेट ही लगाते हैं, ठीक है ना? अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर दिया भी 5% अपन बाय चांस चलो नहीं आएंगे, तो एस्टिमेशन है, तो एक्सेप्शन में आ जाएगा। ऑडिटर को आप कह सकते हैं भी हाँ ये तो आइडिया लगाया गया थोड़ा बहुत, ये लॉजिक के बेस पे है, अभी पिछले साल हमारे इतने जो है डाउटफुल रह गए थे, तो आप समझा सकते हैं उसको लॉजिक के बेस पे, ठीक है ना? प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पे आप उसको समझा सकते हैं ऑडिटर को, यस 5% हमने जो है वो डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाया है, ठीक है ना? तो इस तरीके से कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पे होती हैं, ठीक है? लेकिन ये सारी चीजें जो आप एस्टीमेट लगा रहे हो ना, इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं आपका जो है एक आप ऑडिटर को जो है ना सेटिस्फाई कर पाए उस चीज के लिए, ठीक है? अगर मान लिया हमने रेंट पे कर दिया, रेंट पे कर दिया, रेंट पे कितना मान लेते हैं 15,000 रुपीज का आपने रेंट पे किया, ठीक है? तो और वो आपने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना? तो बताइए कि ये जो रेंट पे किया गया 15,000 रुपीज का, ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ध्यान रखना है आपने कि आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, रेंट का एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। तो रेंट एग्रीमेंट जो है वो कंपलसरी है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। इफ यू हैव द रेंट एग्रीमेंट, यू हैव एन एविडेंस, यस यू आर लिविंग ऑन रेंट एंड यू आर पेइंग 15,000 रेंट, तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट का होना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है ना? तो तभी आप इसको रिकॉर्ड करोगे। अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, कीप इन माइंड, ध्यान रखना आपने, ठीक है ना? तो ये था हमारा आज का टॉपिक,
वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी यदि इसमें कोई डाउट रहता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।